हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PCM एक्सट्रीम क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये होता है ना कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं का कोई समूह हो, समूह को समुदाय बोला जाता है। तो अगर किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं का समुदाय पर कोई बल न कार्य करे, मान लीजिए कि कोई दो वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु A और ये वस्तु B है। तो इन दोनों यह दोनों वस्तुएं रखी हुई हैं, या स्थिर हैं या गतिशील हैं। तो यह दोनों वस्तुओं के ऊपर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है, मतलब इस पे कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं पर जब बल नहीं लगाया जाता है तो हम वस्तु A का जब संवेग निकालेंगे, संवेग मैंने बताया था कि द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग बोलते हैं। जब हम इसका संवेग निकालेंगे मतलब mv निकालेंगे और b का mv निकालेंगे, मतलब संवेग निकालेंगे। वस्तु A का संवेग निकालेंगे और वस्तु B का संवेग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वह हमेशा नियत आता है। नियत का मतलब एक समान आएगा। तो यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है, इस पे कोई बाह्य बल न कार्य करे, तो जब इस पे कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा तो इसका जो हम लोग संवेग निकालेंगे दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं के संयुक्त, संयुक्त का मतलब दोनों वस्तुओं के संवेगों का संयुक्त, मतलब संयुक्त का मतलब जब हम लोग दोनों वस्तुओं का हम लोग संवेग निकालेंगे तो वो नियत आएगा। मतलब A का संवेग mv आया है और B का संवेग mv आएगा। तो जब इन दोनों का संवेग हम लोग जोड़ेंगे तो वो जब हम लोग निकालेंगे, मतलब किसी भी परिस्थिति में निकालें, बस उस पर बल नहीं लगना चाहिए, दोनों वस्तुओं पे बल न कार्य करना चाहिए, तो उनका संवेग हमेशा नियत होता है। यही होता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का निगमन। निगमन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु A है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु A है और यहाँ पे कोई वस्तु B है। ये दो वस्तुएं हैं जो गति अवस्था में है, गतिशील हैं। तो A वस्तु का द्रव्यमान m1 मान लिया जाता है और B वस्तु का द्रव्यमान m2 मान लिया जाता है। दो कोई वस्तुएं हैं, A वस्तु का द्रव्यमान m1 और B वस्तु का द्रव्यमान m2 मान लिया गया है। और A वस्तु u1 वेग से गति कर रही है और B वस्तु u2 वेग से गति कर रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग u1 बड़ा है u2 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वस्तु A है उसकी गति वस्तु B की गति से अधिक है। मतलब B तो आगे है लेकिन वस्तु A की गति अधिक है, मतलब इसे पहले छोड़ा गया होगा, इसे बाद में गतिशील किया होगा। इसका मतलब यही है, वस्तु A की जो गति है अधिक है, इसका वेग अधिक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये दोनों वस्तुएं गतिशील होती हैं तो आगे चलकर टकरा जाती हैं। ये तो साधारणतः बात है कि मान लीजिए कि मेरी गति अधिक है और मेरे दोस्त की गति कम है मुझसे, लेकिन वह मुझसे आगे है, तो हम कुछ समय बाद हम दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो ये दोनों वस्तुएं आगे चल के आपस में टकरा जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये टकरा गई, ये दोनों आपस में चलकर यहाँ पे बना देते हैं, ये दोनों वस्तु आपस में चलकर टकरा गई। ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। तो टकराने के बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम मैंने बताया था कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। परिमाण बराबर रहता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। मैंने न्यूटन का तीसरा नियम यही बताया था। तो जब वस्तु A B से टकराएगा तो A के द्वारा B पर लगाया गया कुछ बल होगा। तो मान लीजिए कि A के द्वारा B पे लगाया गया बल F1 है, तो B के भी द्वारा हम A के ऊपर लगाया जाएगा बल, तो B के द्वारा लगाया गया बल F2 है। ये दोनों बलों का परिमाण बराबर रहेगा लेकिन दिशाएं प्लस रहेगी, दिशाएं विपरीत रहेंगी। इसका प्लस है तो इसका माइनस। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि F1 बराबर माइनस F2 कैसे हो गया। वस्तु A द्वारा B पर कुछ बल लगाया होगा तो वह बल F1 है, और वस्तु B द्वारा A पे कुछ बल लगा होगा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, तो वह बल माइनस F2 है। माइनस का मतलब माइनस, इसमें बस डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जब दोनों वस्तुएं टकराने के बाद ऐसा हो सकता है कि दोनों वस्तुएं रुक जाएं या दोनों वस्तुएं अलग अलग वेग से गतिमान हो जाएं। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि जब दोनों वस्तु टकराती हैं तो टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का वेग अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे रहेगा ये
इस वाले कंडीशन में दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें भी द्रव्यमान का कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग a, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग b। इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु गति प्रारंभ करती है, और दूसरा कंडीशन ये होता है जब वस्तुएं आपस में टकराती हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराने के बाद अलग अलग वेग से गति हो जाती है, तो इसका भी द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन इसका वेग बदल जाएगा। वस्तु ए का वेग v1 हो जाएगा, वस्तु बी का वेग v2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि F1 बराबर माइनस F2 कैसे हो गया। तो मैंने आपको न्यूटन का दूसरा नियम बताया था। न्यूटन का दूसरा नियम का सूत्र था बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे बल बराबर होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो जाएगा m1 और त्वरण हो जाएगा a1, और इसमें हो जाएगा माइनस m2, ये हो जाएगा a2, न्यूटन के दूसरे के नियम से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग अपने से कि न्यूटन के दूसरे नियम से ये हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये a बराबर क्या होता है, आप लोग a बराबर पढ़े होंगे कि v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यही होता है a का मतलब त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, हमें किसी चीज में परिवर्तन निकालना है तो उसका जो अंत वाला पोजीशन रहेगा, स्थिति रहेगा, और पहले वाली स्थिति को घटाकर समय से भाग दे देंगे तो वही आ जाता है आपका परिवर्तन। तो a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यह गति के प्रथम समीकरण से होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे m1, यहाँ पे लिखेंगे v1 माइनस u1 अपॉन टी, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस m2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग v2 माइनस u2 अपॉन में t। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी कैसे हो गया है। तो इतना पहले आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए, जब वस्तु A वस्तु B पर बल लगाएगी और वस्तु B वस्तु A पर बल लगाएगी, तो यहाँ पे वस्तु A द्वारा B पे जितना बल लगाएगी, जितने समय के लिए लगाएगी, वस्तु B भी वस्तु A पे उतने ही समय के लिए लगाएगी। मतलब हमारे द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पे टाइम, मतलब कितने समय तक मैंने उस वस्तु पे बल लगाया, और वह वस्तु हमारे ऊपर कितने समय तक बल लगाएगी, ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। तो यह समय से समय कट जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग m1, इसका गुणा कर देंगे v1 माइनस u1 m1। ठीक है, फिर बराबर लिख देंगे हम लोग m2, गुणा किया जा रहा है m2 v2 माइनस m2 u2, इतना हो जाएगा आपका। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो v वाला v के पदों में दिया है उसे एक साइड कर लेंगे, जो u के पदों में दिया है उसे एक तरफ कर लेंगे। तो u के पदों में, पहले v के पदों में दिया है तो m1 v1, देखिए यहाँ पे आपका माइनस भी है, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतना माइनस को आप लोग भूल मत जाइएगा, वरना गलत हो जाएगा। संवेग संरक्षण का जो नियम है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे माइनस से गुणा किए हैं तो ये देखिए माइनस है, तो इधर हो जाएगा प्लस m2 v2 बराबर, अब ये हो गया आपका, देखिए ये था m2 u2 प्लस ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस m1 u1। ठीक है, यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, यही आपका संवेग संरक्षण का नियम का सिद्ध है। हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहता है कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है हमेशा नियत होता है, जब भी निकाला जाए नियत निकाला जाए, बस शर्ते उस वस्तु पे कोई बल ना कार्य करे। जैसे ये देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टक्कर के पहले हम कुछ संवेग निकाल लेंगे। देखिए टक्कर के पहले हम लोग अगर संवेग निकालेंगे तो आपका आएगा m2 u2 और m1 u2, दोनों वस्तुओं का संवेग निकाल कर जोड़ेंगे, और वही बात हम लोग जब टक्कर हो जाने के बाद में हम लोग संवेग निकाले हैं तो वो भी बराबर आया है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी वस्तु का संवेग हमेशा नियत होता है, बल्कि उस वस्तु पे कोई बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। इतना आप लोग को समझ में आया है तो हमारे इस पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।